गाइस अब बात करनी है थर्ड एप्लीकेशन के लिए। थर्ड एप्लीकेशन ऑफ बियो-सावर्ट लॉ, और बियो-सावर्ट लॉ का थर्ड एप्लीकेशन है हमारा मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू है करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल। इससे पहले हम लोगों ने मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू है स्टेट कंडक्टर पढ़ा था, स्टेट वायर के लिए निकाला था, और उससे पहले भी हमने कॉइल पढ़ी थी, सर्कुलर पढ़ा था, लेकिन वहां पे क्या था, उस पूरी कॉइल से बनने वाला एप्लीकेशन निकाला था। इसमें थोड़ा चेंज है, यहाँ पे उस कॉइल से उसके एक्सियल पॉइंट पर कोई एक पॉइंट हमें दिया गया है, उस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है और बियो-सावर्ट लॉ को हमें यूज करना है इसमें। ठीक है, डायग्राम देखते हैं, और बच्चों जो डायग्राम है हमारा थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है इसमें, तो उसके लिए मैं एक मॉडल दिखाऊंगा आपको, उस मॉडल से आप समझेंगे कैसे एंगल्स निकालने होंगे इसके। ठीक है, स्टार्ट करने से पहले चैनल को अभी सब्सक्राइब करिए ताकि आपको सीबीएसई के लेटेस्ट वीडियोस और नोटिफिकेशन मिलते रहें। ठीक है, सबसे पहले ये एक कॉइल है। अब चूंकि कॉइल को हमने बोर्ड पे बनाया है तो इस तरीके से इधर बन गई है, लेकिन वाकई में ये 3D ऐसे स्ट्रक्चर पूरा स्प्रिंग जैसा है। कॉइल जैसे देखिए सभी ने, तो ये कॉइल ऐसे। ठीक, इसके अलावा इस कॉइल की जो सेंटर पॉइंट O माना हुआ है, उसकी रेडियस हमने A मान ली है। रेडियस A मानने का रीजन क्या है, क्योंकि जो DL डिस्टेंस होती है, DL से पॉइंट जहाँ मैग्नेटिक फील्ड निकालना होता है वो R डिस्टेंस होती है बियो-सावर्ट लॉ में। दैट इज वाई वी आर प्लेसिंग हियर रेडियस A। ठीक है, और इस पूरे की लेंथ कोई ना कोई होगी, तो छोटा पॉइंट DL ले लिया हमने यहाँ से, और उस DL से जहाँ मैग्नेटिक फील्ड निकालना है पॉइंट P, वो डिस्टेंस हमारी R है, और इसके सेंटर पॉइंट से डिस्टेंस हमारी ये वाली X है। ठीक है, अब पहली पॉइंट आता है कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बच्चों कहाँ पे होगी, जाके जिस पॉइंट P पर मैग्नेटिक फील्ड हमें निकालना है, उस पॉइंट P पर मैग्नेटिक फील्ड बनेगा कहाँ पे, किस तरफ बनेगा, आउटवर्ड, इनवर्ड, अपवर्ड, डाउनवर्ड, लेफ्ट साइड, किधर बनेगा। अब गाइस सबसे पहले डायरेक्शन निकालने के लिए रूल होता है हमारे पास फ्लेमिंग का, राइट हैंड पाम रूल। राइट हैंड पाम रूल में क्या करना पड़ता है, राइट हैंड पाम रूल में हमें अपने थंब को DL पे सेट करना होगा, पाम को हमें R की डायरेक्शन में सेट करना होगा, और पाम के परपेंडिकुलर, ये पाम जहाँ पे R होगी उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन जो होगी वो मैग्नेटिक फील्ड की होगी जाके। ठीक है, अब देखते हैं जरा इसका डायग्राम एक मॉडल से। कैसे, ये कॉइल हमने ऐसे बनाई, क्योंकि ये ऐसे नहीं, इस तरीके से, ये वाली X है, ये वाली R है, यहाँ पॉइंट P है ये वाला, और ये कॉइल इस तरीके से पूरी गोल डायग्राम में ऐसे बनी है बोर्ड पे, लेकिन ये रियल में ऐसे ऐसी कॉइल है। ठीक, अब बच्चों क्या करना है, ये रही हमारी DL छोटी सी, तो डायरेक्शन DL कहाँ है, इस तरफ, तो थंब लगाना है हमें इस तरफ। ठीक, इसके अलावा R हमारी कौन सी है, R हमारी ये वाली है, तो R की डायरेक्शन में हमें क्या करना है, R की डायरेक्शन में हमें करना है अपनी पाम को सेट इस तरीके से। अब पाम के परपेंडिकुलर ऊपर की ओर, ये पाम रही हमारी, अब पाम के परपेंडिकुलर ऊपर की ओर क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड। तो मतलब ये R है, और R के परपेंडिकुलर ऊपर की ओर ये पाम रही, पाम के ऊपर हमारा परपेंडिकुलर इस तरीके से चला जाएगा ऐसे। तो ये जो पॉइंट है हमारा वो कैसा है, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है। मतलब इस DL से इस पॉइंट P पर यहाँ पे मैं इस तरफ मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, इस लाइन के, इस R के परपेंडिकुलर। ठीक है, मतलब ये वाला एंगल हो गया हमारा 90, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड निकाल ली एक DL के लिए। अच्छा, ऐसे DL कितने होंगे, तो ऐसे DL तो बहुत सारे होंगे जाके इसके अंदर, DL 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 DL। मान लो एक DL हमने और यहाँ पे ले लिया सपोज, और हम आपसे अब पूछें कि अब बताओ ये वाला DL जो है, ये वाला जो करंट कंपोनेंट यहाँ पे करंट आएगा, तो ये मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे किस डायरेक्शन में बनाएगा। तो अब इस तरीका वही लगाएंगे आप कि DL से जो पॉइंट है वो डिस्टेंस ये वाली R होती है। ठीक, इसके अलावा फिर पाम रूल लगा देंगे हम लोग। जब पाम रूल लगाएंगे तो क्या होगा, इस लाइन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में क्या आएगा, इसके मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर निकल आएगा ये इसका। ठीक है, अगर ये DL है तो यहाँ छोटा सा मैग्नेटिक फील्ड बनेगा जाके, ये DL1 मान लो तो DV1 बन जाएगा, ये DV2 बन जाएगा इस तरीके से हमारा। ठीक है, अगर मान लो DL यहाँ हो जाएगा तो ये लाइन यहाँ चली जाएगी, इसके परपेंडिकुलर फिर बना देगा वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड, ऐसे मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। तो इसका मतलब ये किसी एंगल पे मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है। तो अगर हम प्लेन से बात करेंगे तो प्लेन से यहाँ दो कंपोनेंट बन जाएंगे, कौन कौन से बच्चों, एक बनेगा X एक्सिस पर और एक बनेगा Y एक्सिस पर। मतलब ये वाला जो DB है इसका एक कंपोनेंट यहाँ वर्क करेगा और एक वर्क करेगा यहाँ पे, ये X एक्सिस, ये Y एक्सिस। बिल्कुल इसके लिए भी वही होगा, ये वाला X एक्सिस और ये वाला Y एक्सिस। और ऐसे कितने भी DL ले लीजिए जिनका मैग्नेटिक फील्ड यहाँ बनेगा जाके, उनके दोनों कंपोनेंट यहाँ X और Y एक्सिस में बनेंगे। ठीक, अब बात आती है, मान लो इसका जो मैग्नेटिक फील्ड ये वाला बना था, इसका X एक्सिस में है, तो इसकी वैल्यू यहाँ पे कितनी हो जाएगी, इसकी वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे DV cos थीटा। अगर ये फर्स्ट है तो DV1 cos थीटा हो जाएगी। Y पे कितनी हो जाएगी, DV1 sin थीटा हो जाएगी। और ये वाला DL है, इसका मैग्नेटिक फील्ड यहाँ बना था, तो उसकी वजह से
जो मैग्नेटिक फील्ड बना था वो यहाँ बना था, ठीक। तो इसकी वजह से यहाँ पे कितना हो जाएगा dv2 cos थीटा साइन थीटा, सॉरी परपेंडिकुलर में, और यहाँ पे कौन सी रहेगी dv2 cos थीटा, ठीक है। अब एक और dl लेके आएंगे, उसका परपेंडिकुलर बनेगा, तो एक्स एक्सिस तो हमारा यहीं रहेगा ना, और बाई उसके परपेंडिकुलर जा रहा है, मतलब हमारा कोई भी dl ले लीजिएगा, एक्स और बाई आपका वही रहेगा, इस लाइन के परपेंडिकुलर बनता चला जाएगा अपने आप। अब ये देखो इक्वल अपोजिट है, तो ये दोनों मैग्नेटिक फील्ड जो परपेंडिकुलर वाले रहेंगे बाई एक्सिस वाले, ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। अब बचेगा कौन सा, ये वाला। तो इसका मतलब सभी dl से बनने वाला मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे कौन सा होगा, dv1 cos थीटा, dv2 cos थीटा, एक dl और ले लेंगे dv3 cos थीटा, dl4 ले लेंगे dv4 cos थीटा, पूरा मिला के तो क्या करना पड़ेगा, सबको ऐड करना पड़ता है, और ऐड करते हैं हम लोग इंटीग्रेशन से, ठीक है। तो बच्चों हमें इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है सभी dl से बनने वाला। समझ में आया करना क्या है। अब लगाते हैं बियोसावर्ट लॉ। सबसे पहले कंसीडर दैट, लैंग्वेज थोड़ी लिखते हैं यहाँ पे, ए पॉइंट P वेयर मैग्नेटिक फील्ड हैव टू बी डिटरमाइंड, जहां पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, ठीक, इस जगह पे। तो ड्यू टू dl कंपोनेंट, dl करंट कंपोनेंट, और इसमें करंट कितना मान लिया, I, करंट कंपोनेंट में बच्चों क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड dv1 इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई dl साइन थीटा ओवर आर स्क्वायर, ठीक है। अब आई और dl में एंगल जो होता है वो साइन थीटा होता है यहाँ पे। अब आइडियल का साइन एंगल कितना बनेगा, तो बच्चों देखो जरा, फिर से मैं आपको मॉडल दिखाता हूँ। यहाँ पे dl आपका कहाँ है, ये कॉइल इस तरीके से, dl आपका ये है यहाँ पे, ठीक है। और जो एंगल होता है वो dl और r के बीच में होता है, dl आपका यहाँ पे, r आपकी यहाँ पे, ये एंगल बन रहा है। तो बच्चों ये एंगल और ये डायरेक्शन कितना एंगल बनाएगा, 90। कोई भी टेंजेंट लाइन जो होती है वो हमेशा 90 एंगल बनाती है। आपको इसको झुका रहे हो उसको मतलब नहीं भाई, इसको कितना भी मूव कर दो एंगल तो आपका उतना ही बना रहेगा, आप इसको मूव करते रहिए ऐसे, लेकिन जो एंगल यहाँ बन रहा है वो आपका 90 बनेगा। तो dl और r में एंगल कितना बन रहा है, dl और r, यहाँ पे डायग्राम में लग रहा है इसमें देख के आपको dl यहीं पे r यहीं पे, तो एंगल 0 नहीं, dl आपका इस तरफ है और r इस तरफ है, तो एंगल बनेगा 90 यहाँ पे बच्चों, ठीक है। तो इसका मतलब जो एंगल थीटा है वो कितना है, 90, क्योंकि थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। तो यहाँ से dv1 कितना हो जाएगा, dv1 इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि ये मैग्नेटिक फील्ड केवल एक छोटे से पॉइंट का है, इसके लिए, ऐसे dl बहुत सारे बनेंगे यहाँ पे। तो dv1 इक्वल टू कितना हो जाएगा यहाँ से, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई dl साइन 90 की वैल्यू हो जाएगी 1 अपॉन आर स्क्वायर बच्चों, ये। अब इसके बाद इसका मैग्नेटिक फील्ड हमने यहाँ निकाल लिया, इसमें कौन सा कंपोनेंट वर्क करेगा, dv ये वाला निकाल लिया, इसका कंपोनेंट कौन सा वर्क करेगा, dv1 cos थीटा वर्क करेगा। अगर इसका निकालते तो यहाँ पे भी वही आता हमारे पास में, ये वाला कैंसिल आउट हो जाएगा। तो इसका मतलब नेट फील्ड कितना हो जाएगा, नेट मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू कंप्लीट कॉइल, इस पूरी कॉइल से सभी dl से मिलकर कितना बनेगा उसको निकालना है। तो कितना हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा हमारा मैग्नेटिक फील्ड B इक्वल टू होल इंटीग्रेशन ऑफ dv cos थीटा। ऐसा क्यों लिखा हमने, सभी dl से यहाँ पे dv बनेगा, dv1 dv2 इन सब का इंटीग्रेशन, तो कितना हो जाएगा dv cos थीटा। और dv1 की वैल्यू कितनी है, dv1 नहीं dv ही बोल दीजिए क्योंकि सबका इतना ही तो बनेगा यहाँ पे, ओके गाइज। तो यहाँ पे dv की वैल्यू हमारे पास ये रही, इसको यहाँ प्लेस करेंगे, रखेंगे, पूरा मैग्नेटिक फील्ड निकल आएगा। एक बार फिर से समझ लीजिए इसको, एक कॉइल हमारे पास और उस कॉइल से इस पॉइंट P पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। डायग्राम ही इसके लिए समझने वाला है इसका, इस पॉइंट P पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। और जब अगर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है तो डायरेक्शन कैसी होगी, जाके इसके लिए राइट हैंड पाम रूल का यूज किया हमने अभी, और डायरेक्शन निकली हमारी यहाँ पे निकली। इसके दो कंपोनेंट ये वाला और ये वाला वर्क किया, एक dl हमने यहाँ मान लिया, उसके लिए मैग्नेटिक फील्ड हमारा यहाँ बना, उसके लिए दो कंपोनेंट वर्क किए यहाँ पे। ये जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट है वो खत्म हो गए, मतलब इन दोनों से अगर मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे तो इन दोनों को ऐड करना पड़ेगा।
ऐसे कॉइल में कितने डीएल बनेंगे, बहुत सारे डीएल बनेंगे, तो सबको इंटीग्रेट करना पड़ेगा, तो मैं इंटीग्रेट कर दिया, मतलब इंटीग्रेशन ऑफ डीवी कॉस थीटा करते हैं, तो ये पूरे डीएल की वजह से यहाँ बनने वाला मैग्नेटिक फील्ड निकल आएगा। कॉस थीटा ही लेना पड़ेगा क्योंकि साइन थीटा आपस में परपेंडिकुलर होते जाएंगे जितने डीएल आप लेंगे, क्योंकि जितना ऐसा इधर है उतना ऐसा इधर है, सारे डीएल आपस में कैंसिल कर देंगे साइन वाले को, कॉस कैंसिल नहीं होगा अकेला, ठीक है। तो यहाँ पे अब आता है मैग्नेटिक फील्ड पूरा, तो B इक्वल टू होल इंटीग्रेशन ऑफ dV की वैल्यू ये रही म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई dl अपॉन आर स्क्वायर कॉस थीटा, ठीक। ये थीटा एंगल कौन सा है, थीटा एंगल है ये वाला। अब हमें चाहिए कॉस थीटा की वैल्यू, कॉस थीटा की वैल्यू कैसे निकालेंगे, देखो गाइस एंगल फिर समझने वाले हैं, ये थीटा है और अगर ये थीटा है और ये वाला एंगल एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस, ये वाला पूरा एंगल कितना 90 और 90 है, तो ये कितना बचेगा, ये बचेगा 90 माइनस थीटा, ये थीटा है और ये 90 माइनस थीटा बचेगा यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद ये पूरा एंगल कितना है भाई, इसके परपेंडिकुलर था ये वाला, तो ये वाला 90 है, इतना कम कर दिया हमने 90 में से, ये 90 में से 90 माइनस थीटा कम कर दिया, तो ये वाला कितना बचेगा थीटा, ध्यान समझिएगा यहाँ पे। अब थीटा, इसके अलावा ये जो एक्सिस है और उसके लिए ये परपेंडिकुलर एक्सिस है, ये पूरा एंगल कितना है 90, तो ये कितना बचेगा, ये 90 पूरा था, इसमें थीटा कम हो गया, तो ये कितना बचा, ये बचा 90 माइनस थीटा। अब आ जाइए ट्राइंगल, यहाँ मैं पॉइंट डाल दे रहा हूँ कोई सा भी, ए पॉइंट OAP में, इस ट्राइंगल में आ जाइए, OAP में आ जाइएगा, ये एंगल मालूम है, ये 90 है, तो ये कितना बचेगा 90 माइनस थीटा, तो ये कितना बचेगा जाके बच्चों थीटा, ठीक है, क्योंकि हमें कॉस की वैल्यू चाहिए थी, कॉस की वैल्यू यहाँ से नहीं निकल पाती, यहाँ से निकल आएगी हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन से, ठीक है। अब देखो बच्चों, अगर ये थीटा है तो ये थीटा के सामने ये परपेंडिकुलर हो गया, ये हाइपोटेनस हो गया और ये बेस हो गया, और कॉस थीटा इक्वल टू होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो बेस अपॉन हाइपोटेनस से क्या हो जाएगा, इसके सामने ये वाला तो बेस है और ये हाइपोटेनस है, तो मतलब A अपॉन आर, B इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई dl आर स्क्वायर इंटू A अपॉन आर, A अपॉन आर इज द वैल्यू फॉर द कॉस थीटा, ठीक है। अब क्या करना बच्चों, r और आर स्क्वायर कितना हो गया, r क्यूब हो गया, और r की वैल्यू कितनी है, अगर हम लोग यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं किसमें, इन ट्राइंगल OAP में, तो इन ट्राइंगल OAP में देखते हैं, तो यहाँ पे बच्चों आर स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा A स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू बेस ऑफ परपेंडिकुलर का स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम से, ठीक है। तो r इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ से r इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट A स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ पे प्लेस करना है r क्यूब की वैल्यू को, ठीक है, प्लेस करते हैं, तो इसको नोट कर लीजिएगा, फिर मैं आगे बताता हूँ आपको। प्लेस करते हैं वैल्यू इसकी, तो वैल्यू में क्या हो जाएगा, b इक्वल टू होल इंटीग्रेशन ऑफ म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, यहाँ से प्लेस करना है आई dl आर क्यूब की वैल्यू प्लेस करना है, आर की वैल्यू है तो पावर 1/2 है, 3/2 पावर हो जाएगी यहाँ पे, तो ये हो जाएगा A स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर 3/2, यहाँ से इंटू ऊपर A इंटू A। अब बच्चों यहाँ पे देखिए म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई A, ये सब पूरा कॉन्स्टेंट है हमारा, ये चेंज तो नहीं होने वाला। इंटीग्रेशन किसका होगा बच्चों, इंटीग्रेशन होगा केवल dl का। अब होल इंटीग्रेशन ऑफ dl क्या सर्कमफ्रेंस हो जाएगी इसकी, और सर्कमफ्रेंस कितनी होती है 2 पाई r की जगह यहाँ पे क्या लेना है बच्चों A, तो 2 पाई A इज द सर्कमफ्रेंस या होल इंटीग्रेशन ऑफ dl हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा b इक्वल टू होल इंटीग्रेशन ऑफ म्यू नॉट, सॉरी ये तो बाहर ही आ जाएगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई dl तो अंदर रखना है A अपॉन A स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर 3/2 इंटू यहाँ पे dl, और dl की वैल्यू 2 पाई r, तो b इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई A इंटू यहाँ पे वैल्यू प्लेस करेंगे 2 पाई r की जगह पे A अपॉन A स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर 3/2, ठीक है। अब देखिए जरा इसको, यहाँ पे 2 पाई A और A क्या हो गया A स्क्वायर,
तो यहाँ हो गया b इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, ये वाला 2 आगे रख दिया मैंने, 2i पाई a स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर 3/2 पाई a स्क्वायर, एरिया ऑफ सर्कल पाई a स्क्वायर होता है। तो इसको हम क्या करते हैं, पाई a स्क्वायर कर देते हैं एरिया। तो यहाँ से हो जाएगा b इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2i पाई a स्क्वायर कर दिया एरिया अपॉन a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर 3/2। ये आ गया मैग्नेटिक फील्ड। इस एक सर्कल से, एक कॉइल से यहाँ पे बनने वाला मैग्नेटिक फील्ड इतना बनेगा। और एक कॉइल में क्या एक ही सर्कल होता है, ऐसे बहुत सारे टर्न्स होते हैं। तो मान लीजिए अगर n टर्न्स होंगे तो n का मैग्नेटिक फील्ड कितना हो जाएगा, n का मल्टीपल करना पड़ेगा इसमें, ठीक है। तो यहाँ पे n के लिए कितना हो जाएगा, b इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, n का मल्टीपल किया तो 2ni a अपॉन a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर 3/2। दैट इज द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर कॉइल एट एक्सियल पोजीशन पर, ठीक है। ये फॉर्मूला हमारा निकल के आया। अब बच्चों मैग्नेटिक फील्ड तो निकाल लिया, एक नया सा पॉइंट है इसमें, और नया सा पॉइंट आता है एनालॉगी के लिए। और एनालॉगी को कंपेयर करना होता है इलेक्ट्रिक फील्ड से। कैसे, शायद आपको याद हो, पीछे पढ़ा था लास्ट चैप्टर में हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड वाले में कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल एट एक्सियल पोजीशन कितना था। तो बच्चों वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एट एक्सियल पोजीशन था E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p अपॉन r क्यूब, 2p अपॉन r क्यूब, 2p डायपोल मोमेंट वहाँ पे होता है। दैट वाज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू है डायपोल एट एक्सियल पोजीशन। उसी को यहाँ पे हम कंपेयर करेंगे मैग्नेटिक फील्ड से। सबसे पहले डायपोल वहाँ पे था कि दो इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस प्लेसेस सर्टेन डिस्टेंस फॉर्म में डायपोल। दो चार्जेस होते थे, पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस दो डिस्टेंस में रख दिया हमने, तो क्या करते हैं, ये डायपोल बनाते हैं। ये इलेक्ट्रिक फील्ड में था। अगर हम पॉजिटिव नेगेटिव हटा के यहाँ पर नॉर्थ साउथ कर दें तो क्या प्रॉब्लम है, नॉर्थ साउथ, तो ये कौन सा हो जाएगा, ये मैग्नेटिक डायपोल हो जाएगा बच्चों, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड में पॉजिटिव नेगेटिव होता है और मैग्नेटिक फील्ड में नॉर्थ साउथ होता है, ठीक है। तो इसका मतलब मैग्नेटिक डायपोल क्या बनेगा, नॉर्थ साउथ। क्या इसमें ऐसा हो रहा है, हाँ कैसे, इस आधे सर्कल को देखेंगे करंट नीचे की ओर आ रहा है और नीचे करंट आ रहा होगा तो क्या थंब रूल से देखा था हम लोगों को, कैसा क्लॉकवाइज मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। यहाँ के बाद करंट ऊपर जाएगा तो इतने हिस्से में क्या बनेगा, मैग्नेटिक फील्ड कैसा बनेगा, एंटी क्लॉकवाइज बनेगा। और एंटी क्लॉकवाइज वाले में पोल हो जाएगा नॉर्थ, यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, साउथ। तो इसका मतलब इस कॉइल में नॉर्थ और साउथ दोनों पोल्स हैं, और दोनों पोल हैं कुछ डिस्टेंस पर भी है, ये वाली डिस्टेंस पर है, तो बच्चों क्या बनाएगा, मैग्नेटिक डायपोल बनाता है। तो उसी फॉर्मूले से हमें यहाँ पे कंपेयर करना है। हालांकि ये फॉर्मूला हम आगे भी पढ़ते हैं, बट ये एनालॉगी है एक तरीके से, तो जरा देखते हैं इसको भी। तो फिलहाल ये फॉर्मूला आपका, ये इसको नोट कर लीजिए, फिर मैं आगे बताता हूँ। तो एनालॉगी में इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल मोमेंट एक्सियल पोजीशन पे होता है 2p अपॉन r क्यूब होता है, लेकिन मैंने उसको स्पेशल केस से पहले वाला पॉइंट लिख दिया l स्क्वायर प्लस r स्क्वायर 3/2। शायद आपको डेरिवेशन वहाँ पढ़ा हो तो आपने देखा होगा, वहाँ पे l को स्मॉल मान लिया था, नेग्लिजिबल मान लिया था, डिस्टेंस छोटी सी मान ली थी, r छोड़ दिया तो r क्यूब हो जाता है यहाँ पे, ठीक है। तो l स्क्वायर प्लस r स्क्वायर कर दिया। अब हमें इस फॉर्मूले को इससे कंपेयर करना है। इलेक्ट्रिक फील्ड था, वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड आ गया। ये परमिटिविटी होती है, यहाँ पे परमिबिलिटी लगा देगी, मैग्नेटिक फील्ड परमिटिविटी बात करते हैं यहाँ पे। इसके अलावा दूसरा यहाँ पे देखिए a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ पे वही कंडीशन है, 2 था, यहाँ पे क्या है p, तो यहाँ पे ni ये रखा हुआ है। तो ये था इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, m फॉर द मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। तो इसका मतलब मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट m क्या हो गया बच्चों, m इक्वल टू हो गया जाके NIA। इस फॉर्मूले को डायपोल मोमेंट में अभी हम लोग आगे भी पढ़ेंगे, और ये एनालॉगी है, इससे कंपेयर करने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड वाली। तो एनालॉगी भी 1 मार्क्स में आ जाती है, और ये डेरिवेशन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट होने का रीजन इसका बस यही है कि वो बच्चों की जो एंगल्स है ना, ये बड़े कंफ्यूज करते हैं, ठीक है। तो ये जो मॉडल मैंने बनाया था, मॉडल को देख के आप फिर से समझ सकते हैं कि ये इस तरीके से कंडीशन है, ऐसे ये वाले, ये R है, ये X है, ये पूरा सर्कल, ये इधर नहीं है, इधर सामने है। और जब ये पोजीशन आप देख लेंगे ना, ऑटोमेटिक आपको ये कंडीशन समझ में आ जाएगी, कितने एंगल्स कहाँ से बन रहे हैं, डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, यहाँ पे एंगल्स क्या बनेंगे, ठीक है। तो ये पॉइंट समझने वाले हैं, इसको आप नोट करिएगा। फिर हम इसको पढ़ते हैं। इसके बाद बायो सावर्ट लॉ हमारा खत्म हो गया यहाँ पे। अब पढ़ेंगे इसके बाद एम्पियर सर्किटल लॉ।
वहाँ पे भी मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। वो एक दूसरा तरीका है मैग्नेटिक फील्ड निकालने का, उसके एप्लीकेशंस भी हम लोगों को पढ़ने हैं, उस फॉर्मूले को भी लगातार यूज करके दूसरे फॉर्मूले डेवलप करने हैं, बिल्कुल ऐसे ही। मतलब स्टेट वायर का मैग्नेटिक फील्ड निकाला, बायो-सावर्ट लॉ का यूज किया, अब फिर से स्टेट वायर का निकालेंगे, वहाँ पे यूज करेंगे एम्पियर सर्किटल लॉ। कॉइल का निकाला, यूज क्या किया, बायो-सावर्ट लॉ, अब यूज करना है एम्पियर सर्किटल लॉ। मतलब यही डेरिवेशन फिर से आएंगे सारे, बस मेथड अभी बायो-सावर्ट लॉ का था, अब की बार दूसरा हो जाएगा, एम्पियर सर्किटल लॉ का हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, ध्यान समझने वाले हैं, सिंपल डेरिवेशंस हैं, इसको नोट करिए, फिर आगे बताते हैं हम आपको।